नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, साथ ही बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। स्वागत है आप सभी का द मैथ्स 247 में। मेरा नाम है कुमार पिंटू विश्वकर्मा। सबसे पहले तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतनी शुभकामनाएं दी जन्मदिन की, उसके लिए आप लोगों का मैं आभारी हूँ। और उससे आगे सबसे पहली बात तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी यही होगी कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाए। आप सभी लोग मैथमेटिक्स में आउट ऑफ आउट मार्क्स गेन करें। अपने कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीजीएल का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सीपीओ का एग्ज़ाम हो, चाहे आपका यूपीएसआई हो, जिस भी एग्ज़ाम में आप बैठे आप बेहतर स्कोर करें। ये मेरा आपके लिए भगवान से प्रार्थना है कि आप लोगों का अच्छा स्कोर हो, आप लोगों का सिलेक्शन हो। इसी के चलते आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन लिए हैं। यूजुअली जैसे हम रोज़ लेते हैं 20 क्वेश्चन, आपको इसके कितने आंसर आते हैं आपको कमेंट सेक्शन में इनके आंसर बताने हैं, आपके कितने उत्तर सही हुए। आप लोगों का ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। हम 10 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर किसी बहन भाई ने वो 10 प्रैक्टिस सेट में से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं देखा, आप लोग उस प्रैक्टिस सेट को जाके अटेंड करें। इसी चैनल के यूट्यूब सेक्शन में, जब वीडियो सेक्शन में आप जाओगे, वहाँ पे आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट दिखाई देंगे। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। और थोड़ी सी बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आज ये प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। कल जो हमारी वीडियो आएगी वो वीडियो आएगी कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ अलजेब्रा। हम अलजेब्रा के जो जितने भी टाइप हमसे पूछे गए हैं, मैं सबका एनालिसिस कर रहा हूँ। आपके यूपीएसआई और सीजीएल में जितने भी क्वेश्चंस पे जितने भी फॉर्मूलेज पे क्वेश्चन आते हैं हमारे मैथमेटिक्स में अलजेब्रा पार्ट से, मैं उन सब का एनालिसिस कर रहा हूँ। और एनालिसिस करने के बाद एक क्रक्स लेके आऊँगा आपके लिए, एक फॉर्मूले का क्रक्स, और विद एग्जांपल। चाहे हमें उसमें 2 दिन लगे, चाहे उसमें हमें 1 दिन लगे, वो सारा अलजेब्रा हमारा रिवाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं अगर आपको अलजेब्रा पढ़ाने बैठूंगा तो लगभग लगभग आपके 5 से 7 दिन चले जाएंगे। और अगर आप चाहते हो कि भैया ऐसे ही पढ़ाओ अलजेब्रा, आपको वैसे ही पढ़ाओ जैसे आप पढ़ाते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 3 से 4 5 दिन में आपको अलजेब्रा कंप्लीट करा सकता हूँ। लेकिन अगर मैं आपको वही क्रक्स दूं जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं और जिससे क्वेश्चन के बनने की संभावना है, तो ये चीज़ ज़्यादा अच्छी रहेगी। इसलिए मैंने सोचा है कि आपके लिए कल एक वीडियो लेके आऊँगा। वो चाहे वीडियो कंप्लीट हो, मतलब वो सारी अलजेब्रा को कवर करे या ना करे, लेकिन हम कल उस वीडियो में मैक्सिमम फॉर्मूले को लर्न करने की कोशिश करेंगे। इसी तरीके से जो परसों हमारी वीडियो आएगी वो वही प्रैक्टिस सेट आएगी, और उससे अगले दिन हमारा जो आएगा वो नेक्स्ट टॉपिक पे कोई वीडियो आएगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत में हमने इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए 20 क्वेश्चन रखे हैं। आप बताना कि इसमें से आप कितने क्वेश्चन कर पाते हो। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन पे बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है वो क्या है? कंपनी के कुछ कर्मचारी, देखो कुछ क्वेश्चन हिंदी में है तो थोड़ी सी आपत्ति नहीं जताना, और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों में है, क्योंकि जो यूपीएसआई वाला कंटेंट है वो इंग्लिश में नहीं मिल पा रहा। और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करने बैठ रहा हूँ, हालांकि ट्रांसलेट करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ट्रांसलेट करने में समय बहुत जा रहा है। इसलिए मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन लिया है। मैं इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करता रहूँगा। कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20%, तो एक कंपनी में कुल कर्मचारी हैं, जितने भी वर्कर है उनका 20% पुरुष है, यानी कि मेल है। अगर 70% कर्मचारी विवाहित है, यानी कि 70% ऑफ द लेबर इज मैरिड, और उसमें से 10% पुरुष हैं, और उन मैरिड में से भी 10% अगर पुरुष है यानी कि मेल है, तो पुरुष कर्मचारियों में कितने प्रतिशत अविवाहित है ये बताना है, यानी कि कितने लोगों की मैरिड नहीं हुई ये बतानी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखो, हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कर्मचारी हैं वो 100 कर्मचारी हैं कंपनी में। अब इस 100 कर्मचारी में से 20% क्या है? 20% मेल है। और बाकी के जो 80% होंगे वो 80% कौन होंगे? 80% होंगे दोस्तों फीमेल। यानी मैं कह सकता हूँ 20% का मतलब 20 तो मेल होंगे, और 80% का मतलब 80 कौन होंगे? 80 होंगी फीमेल। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि 70% कर्मचारी विवाहित है। 70% जो कर्मचारी हैं वो विवाहित है। इसमें से 10% पुरुष विवाहित है। अब आप मुझे बताओ, 70% में से अगर मैं 10% की बात करूं, देखो
ये 70% है, 70% मैरिड है, और इन 70% को अगर मैं मान लेता हूँ 70, और उसका कितना 10% अगर मैं निकालने जाता हूँ तो 10% कितना आएगा 7। लेकिन 7 क्या है, 7 है मेल, जो मेल हमारे विवाहित है यानी कि जो मैरिड है वो 7 आदमी है, यानी कि 7 क्या है, कर्मचारी हैं जो मेल विवाहित है। बाकी जो बचे हुए होंगे वो कितने होंगे, वो 2 63 होंगे, वो कितने होंगे, वो होंगी महिलाएं। आगे बात समझ में। अब देखो सारी चीज निकल गई, ये 20 पुरुष थे, उसमें से 7 विवाहित हैं, तो जो अविवाहित होंगे वो कितने होंगे, वो होंगे 13। और जो बचे हुए होंगे मतलब टोटल कितने हैं, टोटल है 20, तो 13/20 मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा 100%। तो 20 से ये कट जाएगा 5 बार, 5 से जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 13×5 65 हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 65% लोग क्या है, 65% जो मेल है वो अविवाहित है। उम्मीद करूंगा बात आपको समझ में आई होगी। अगले मैं प्रश्न की बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, क्योंकि मुझे आपको इसकी एनोटेशन पीडीएफ भी देनी है तो हम कोशिश करेंगे कि साफ सुथरा लिखा जाए। देखो, एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली, परंतु कुल अपराधियों में से 20% अपराधी अपराध करने के बाद बच गए। नागरिकों की कुल संख्याओं में कितने प्रतिशत अपराधी थे, ये हमें बताना है। देखो, हम मान लेते हैं कि अपराधियों की संख्या जो है, अपराधियों की संख्या 100 है, उसमें से 10% अपराधी को, 10% क्रिमिनल को क्या मिली, सजा मिली, यानी कि 10% कितने होंगे, 10% को सजा मिली। मैं लिख देता हूँ सजा मिली। ठीक है, बात इतनी आ रही है समझ में कि नहीं आ रही, 10% को सजा मिल गई। अब अगर मैं आपसे कहूं दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं 10% को सजा मिल गई, यानी कि 10 लोगों को क्या मिल गई, 10 लोगों को सजा मिल गई। अरे सजा नहीं लिखा यार, इतनी बात आगे समझ में। अब 10% लोगों को सजा मिल गई, मुझे आप बताओ, अगर मैं कहूं इसमें से इन्होंने बोला गया है कि 20% जो अपराधी हैं वो सजा करके भाग गए। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया मेरे पास जो पूरे अपराधी थे वो एक्स थे मान लो, और उस एक्स में से 20% लोग भाग गए, यानी कि सजा किन लोगों को मिली, सजा मिली होगी 80% लोगों को। अब अगर 80% लोगों को सजा मिली और टोटल में से 10 लोगों को सजा मिली, यानी कि ये 80% 10 के बराबर हो जाएगा। आगे बात समझ में। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं आराम से। कैसे, देखो, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और जो हमारा ये 10 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो कितना आएगा, एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी दोस्तों वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 100/8 का मतलब हो जाएगा 12.5%। यानी 12.5% लोग ऐसे हैं जिन लोगों को नागरिकों की कुल संख्या के लिए कितने प्रतिशत अपराधी, तो 12.5% लोग अपराधी हैं। बात आगे समझ में। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 12.5%। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, बात आगे समझ में। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न जो है हमारा, अगला प्रश्न ये, 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार ने एक टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचता है। यदि वह 2 गुना लाभ चाहता है तो टेलीविजन का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी उसने 12% के लाभ कमाने के लिए, जो 12% का लाभ कमाने के लिए टेलीविजन को 22,400 रुपए में बेचा। आप यहाँ से एक बात समझ रहे होंगे भैया कि अगर लाभ कमाने के लिए 12% का लाभ कमाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि 100 रुपए की वैल्यू वो कितने रुपए में बेच रहा होगा, 112 रुपए में। और हमारे हिसाब से तो 112 यूनिट में बेच रहा होगा, यानी कि यहाँ कितने में बेच रहा है, 22,024 में, सॉरी 22,400 में। यानी मैं कह सकता हूँ कि 112% कह दो या 112 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 112 यूनिट की वैल्यू है दोस्तों कितनी, 22,400। यानी मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि 100% की जो वैल्यू आ जाएगी वो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये इससे 2 बार कट जाएगा, और जब 100 की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा हमारे पास 20,000। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो क्रय मूल्य हो जाएगा उस जो टेलीविजन का क्रय मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 2,000। अब हमें करना क्या है, हमें 2 गुना लाभ कमाना है। 2 गुना लाभ का मतलब क्या हो जाएगा कि 24% की वैल्यू चाहिए, 24% की वैल्यू चाहिए।
तो 24% की वैल्यू यानी कि 124% की वैल्यू चाहिएगी। अब 124% की वैल्यू कब चाहिएगी, इसकी मल्टीप्लाई कर दो आप। जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आंसर आएगा, बोलो। ये 2 जीरो से 2 जीरो साफ हो जाएंगे, तो 2 जीरो यहाँ जाएंगे और 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। यानी मैं कह सकता हूँ 24,800 रुपए की वो मुझे वस्तु बेचनी पड़ेगी, तब जाके मुझे कितने रुपए का लाभ होगा, तब जाके मुझे 2 गुना लाभ होगा। यहाँ से आप एक आसान तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो, आप एक आसान तरीके से ऐसे कर सकते थे। देखो 12% का लाभ कमाने के बाद 112 की वैल्यू इतनी हो रही है, यानी कि 2 गुनी हो रही है। अब हमें इसका 2 गुना करना है, या आप इसका ही 2 गुना कर दो। इसका अगर मुझे 2 गुना करना है तो कितना आएगा, 24% आएगा। तो 24% की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि 124 की जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा, 248 आएगा। और 248 एक ही ऑप्शन में है, तो आप इस तरीके से भी जा सकते थे। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो बहुत आसान प्रश्न है। द नंबर 66249 इज डिविजिबल बाई विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर, यानी कि ये नंबर किन सिंगल डिजिट नंबर से डिविजिबल है, ये हमें बताना है। बात आ रही है समझ में। अब आप मुझे बताओ, अगर कोई संख्या 9 से डिवाइड होगी तो वो संख्या जाहिर सी बात है 3 से डिवाइड होगी। इतनी बात आ रही है समझ में। अगर मैं कह दूं कि 9 से ये संख्या डिवाइड है, तो यानी कि ये बात तय है कि ये संख्या 3 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि 3 9 का मल्टीपल है, सॉरी 3 9 का क्या है, फैक्टर है। तो अब आप इस संख्या को देखो, 9 से अगर डिवाइड होगी तो डिजिटल सम 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये 9 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। 4 और 6, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 और 6 18, ये पूरा का पूरा 9 से डिवाइड हो जाएगा। यानी अगर ये संख्या 9 से डिवाइड हो जाएगी तो ये संख्या 3 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगी, 9 से भी डिवाइड हो जाएगी, या 9 से 9 से डिवाइड होगी, या 3 3 से डिवाइड होगी। तो ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही हमारे पास ऑप्शन है जो है 3 और 9, यानी कि ये संख्या 3 और 9 दोनों से डिवाइड हो जाएगी। अगले प्रश्न पे आते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। द देखो अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। द एट द लीस्ट नंबर दैट शुड बी एडेड टू 10,000 सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 327, यानी 10,000 में हम ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जो संख्या 327 से विभाजित हो जाएगी। देखो इसको करने के दो तरीके हैं। दूसरा तरीका बहुत लेंदी है, कैसा है, क्योंकि आप सब लोग इनमें जो दिए गए ऑप्शन है इसको इसमें ऐड करेंगे 10,000 में। ऐड करने के बाद फिर आप देखोगे कि ये इससे डिविजिबल है कि नहीं है। इस तरीके से करने में आपका बहुत समय चला जाएगा, जो कि 90% लोग इसी तरीके से करते हैं। मैं आपको 10% लोगों की अप्रोच बताता हूँ वो कैसे करते हैं। देखो एक बार ध्यान से समझने वाली बात है, ध्यान से समझने वाली बात क्या है, अगर मैं किसी संख्या को 10,000 में से जोड़ूंगा और वो संख्या मेरी 327 से विभाजित है, बात आ रही समझ में, तो जो संख्या 327 से विभाजित है वो संख्या 327 के फैक्टर से भी विभाजित होगी। जैसे हम कहते हैं कि कोई संख्या अगर 4 से विभाजित है तो वो 2 से भी विभाजित होगी। क्यों होगी, क्योंकि 2 4 का फैक्टर है। इसी तरीके से अगर मैं कहूं कि कोई संख्या मेरी 327 से विभाजित है तो वो इसके फैक्टर से भी विभाजित होगी। और इसका फैक्टर क्या है, ये संख्या देखो 3 से प्रॉपर कट जाएगी, कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी, 3 से प्रॉपर ही कट जाएगी, यानी कि इसका फैक्टर एक 3 है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें बस आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल देख लो, यानी जो संख्या मेरी 3 से कट रही होगी वो संख्या उसका आंसर होगा। आप बताओ अगर मैं 327 इसमें ऐड करता हूं तो डिजिट का सम क्या हो जाएगा, 7 और 2 9, 9 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम आ जाएगा 7 4, तो ये 3 से नहीं कटेगी। आगे बात समझ में। देखो 7 और 2 9, 9 और 3 ये भी निकट जाएगा। आप देखो 7 और 1 8, 8 और 3 कितने होते हैं, आप बोलो 7 और 1 8, 8 और 3 11, 11 में अगर एक ये जोड़ूंगा, क्योंकि ये जब इसमें संख्या जुड़ेगी तो ऐसे हो जाएगी 0 1 3 7 हो जाएगी ना। और हमें डिजिट का सम चेक करना है, 2 हो जाएगा, 2 और 3 5, 5 7 12, 12 का डिजिट का सम आ जाए 3, यानी कि ये संख्या प्रॉपर मेरी 3 से कट जाएगी। यानी मैं इस संख्या में केवल और केवल ये संख्या जोड़ूंगा तो मेरी ये संख्या प्रॉपर 3 से कट जाएगी। अब आपको कुछ नहीं करना था, बस 3 का डिविजिबिलिटी रूल देखना था। कैसे, आप 10,000 में ये संख्या जोड़ो तो एक तो अंक तो यहाँ है, यानी कि एक एक तो यहाँ है, और इन सबको जोड़ के प्लस एक और कर दो, ये 3 से अगर विभाजित है तो यानी कि पूरी संख्या मेरी 3 से विभाजित हो जाएगी। बात आ रही है समझ में। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, द नंबर इज
1,06,974 इज डिविजिबल बाय विच ऑफ द सिंगल डिजिट नंबर। आपको देखना है कि ये संख्या कौन से एक एकल अंक से विभाजित है। ये सारे क्वेश्चन सीपीओ के हैं जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये वाले जो क्वेश्चन है ये सीपीओ के ही है और ये हमें देखना है किससे विभाजित है। देखो 200 से विभाजित हो जाएगी और 2 सब में है तो इसमें एलिमिनेशन मेथड लगेगा। आप देखो 4 से अगर ये विभाजित हो जाती है तो 4 से विभाजित का नियम क्या होता है, बाद की दो संख्या 4 से विभाजित होनी चाहिए। बाद की दो संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही यानी कि ये वाला ऑप्शन कट गया, ये 4 से विभाजित नहीं होगी। आप मुझे बताओ अगर ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी तो जाहिर सी बात है 6 से भी विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित का रूल देख लो, 9 कट जाएगा, 6 3 से कट जाएगा, 7 और 4 कितने होते हैं 11, 11 और 1 12, 12 का डिजिट 3 आ रहे हैं यानी कि पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। और अगर पूरी की पूरी संख्या 3 से कट जाएगी तो यानी कि संख्या 6 से भी कट जाएगी। अब 6 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी तो जाहिर सी बात है इसी ऑप्शन में 7 भी आ रहा है तो 7 से भी कट जाएगी। बात आ गई समझ में? तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, आगे की मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है, शिव एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है। दिवाली वाले दिन पिछले छूट लागू होने के बाद 40% की अतिरिक्त छूट देता है। अगर तमाम छूट लागू करने के बाद दुकानदार का कुल लाभ 50% है तो दिवाली के दिन 8,000 की बेची गई वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? देख लो, समझ रहे हो आप लोग? दिवाली पे 20% की छूट दे दी, 40% की और छूट दे दी, उसके बाद भी 50% क्या कमा लिया? प्रॉफिट कमा लिया। आप देखते हो कितनी महंगाई होती है। ठीक है, चलो आप एक ही आंसर इसमें चेक कर सकते हो, आप बस अंकित मूल्य चेक कर लो, लागत मूल्य की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप अंकित मूल्य चेक कर लो क्योंकि एक ही ऑप्शन में दे रखी है, दोनों अलग अलग ऑप्शन है। आप बताओ अगर देखो 20% की छूट की एकल छूट मान लो, 20% की छूट ये हो गई माइनस के 40% ये हो गए और ये कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 यानी कि माइनस के प्लस के 800, 800/100 का मतलब हो जाएगा 8। ये मैं सक्सेसिव लगा रहा हूँ तो ये हो जाएगा माइनस के आपका 60 और माइनस के 60 में आपको कितना प्लस के 8 जोड़ना है तो कितना आएगा 52 आएगा। 52% क्या आ जाएगा आपके पास छूट आ जाएगी कि आपके पास एकल छूट 52% है। अगर कोई वस्तु 100 रुपए की बिक रही है, 100 रुपए उसका अंकित मूल्य है और वो 52 में जा रही है तो मतलब इसका क्या 52 उस पर क्या हो रहा है छूट मिल रही है तो इसका मतलब 48 में बिक रही होगी तो ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसका। ये हो जाएगा एमपी, ये हो जाएगा एसपी और ये हो जाएगा हमारे पास सीपी। और इसमें 50% की क्या हो रही है लाभ हो रही है। 50% का लाभ का मतलब हो जाएगी कि वैल्यू एक दो से कितनी हो रही होगी 3 हो रही होगी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो आप इसकी यहाँ पे 48 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 3 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो। देखो 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 16 या 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास कितना 16 या 48। इसको 2 से काट दो, 2 से एक बार कट जाएगा, 2 से कट जाएगा 8 बार और 2 से कट जाएगा कितना 50 बार। बात आ गई समझ में? तो एमपी तो आ जाएगा 50। ठीक है, और एसपी आ जाएगा कितना 8 या 24 और सीपी कितना आ जाएगा 16। यानी मैं देखो दिवाली पर इतने रुपए की बेची गई वस्तु यानी कि ये कितना ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा सीप एसपी। तो 24 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों? 24 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें 8,000। 8 या 24 आ जाएगा यानी मैं कह सकता हूँ 3 यूनिट की वैल्यू 10,000 1,000 हो गई। तो आप बताओ इसमें मुझे कितने यूनिट की वैल्यू चाहिएगी? मुझे तो 50 यूनिट की वैल्यू चाहिएगी तो 3 से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा और 50 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। बात आ रही समझ में? अब इसकी मल्टीप्लाई करो, देखो ये हो जाएगा 4 बार 0 और आ जाएगा 5 और इसको डिवाइड करो 3 से, देखो 3 एकम 3 आ जाएगा, बचेगा कितना 2 बचेगा, 3 6 18 आ जाएगा तो 16 से जो भी आंसर होगा वही आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा ऑप्शन इसका सही है। अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर कोई राशि 3 साल में 537.5 रुपए हो जाती है, 6 साल में 575 रुपए हो जाती है, ब्याज दर बतानी क्या होगी? आप मुझे बताओ, हमें तो ये पता है ना कि हर साल ब्याज दर सेम होती, हर साल जो ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज सॉरी हर साल जो हमें क्या मिलता है एसपी एस सॉरी एसआई यानी कि साधारण ब्याज मिलता है तो वो सेम होता है। यानी 3 साल में अगर वस्तु कितनी हो रही है हमारे पास, 3 साल में वस्तु अगर
537.5 हो रही है, और 6 साल में कितनी हो रही है? 6 साल में हो रही है भैया 575। बात आ गई समझ में? अब कितने साल का अंतर आ गया? 3 साल का अंतर आ गया। तो यानी कि इनका जो अंतर आ जाएगा, दोनों जो हम अमाउंट का अंतर निकालेंगे वो ब्याज आ जाएगा। यानी 3 साल में जितना ब्याज मिलेगा, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम है, अब 3 साल के बाद अगले 3 साल के लिए जितना ब्याज मिलेगा वो इसमें ऐड हो गया। तो मैं यहाँ से इसकी वैल्यू ये 575 घटा सकता हूँ 537 में से, 537 घटा सकता हूँ 575 में, तो जो वो मेरा निकल के आएगा वो 3 साल का ब्याज निकल के आएगा। आप बोलो जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा? देखो, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? अगर मैं 0.0 मान लेता हूँ तो 0.5 तो बचेगा मेरे पास, ये बचेगा 4। 4 में से अगर 7 जाएंगे, 14 में से अगर 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे। यहाँ बच जाएगा कितना? 6। 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे। यानी मैं कह सकता हूँ 37.5 क्या आ जाएगा? 3 साल का ब्याज आ जाएगा। अब अगर 3 साल का ब्याज 37.5 है, तो मुझे बताओ 3 साल में अमाउंट कितनी हो रही है? तो अमाउंट हो रही है भैया 5,37.7। तो यहाँ से अगर मैं 537.5 निकाल लेता हूँ, तो जो 500 बचेगा मेरे पास, ये 500 तो कितनी बचेगी? प्रिंसिपल अमाउंट बचेगी। बात आ गई समझ में? तो मुझे ब्याज दर निकालनी है। ब्याज कितना मिल रहा है 3 साल में? 37.5 मिल रहा है। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 5 साल 500 रुपए है। और बात कितनी हो रही है? 3 साल की। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है अपॉन 100। बात आ गई समझ में? 2 जीरो से 2 जीरो कर देंगे, 15 बचा। ये हो जाएगा 15 दूनी 30, ठीक है। और 15 पंजे 75, यानी कि 2.5 हमारे पास उत्तर आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा 2.5। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति 500 रुपए की धनराशि को 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर इस प्रकार निवेश करता है कि पहले 2 वर्ष के लिए ब्याज दर 10% वार्षिक है, अगले 3 वर्ष के लिए ब्याज दर 12% वार्षिक है। 5 वर्ष अंत में एक 5 वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा? देखो, 5,000 रुपए की राशि है हमारे पास, 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर क्या करता है? निवेश करता है। मुझे बताओ, 5,000 की धनराशि है, पहले 2 वर्ष में उसको कितने प्रतिशत के हिसाब से ब्याज मिला? 10% के। यानी कि पहले 2 वर्ष में कितना प्रिंसिपल अमाउंट का 20% मिला होगा, और अगले 3 वर्ष में 12 36% मिला होगा। बात आ गई समझ में कि नहीं आ गई? अब 12 36 और 25 कितने होते हैं? 20 कितने होते हैं? 56% होते हैं। यानी जो टोटल ब्याज मिला होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट का 56% मिला होगा, है ना? बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही? तो बस इसका डायरेक्ट आप 56% निकाल दो। 0, 5 छंग 30 और 5 पंजे 25 और 3 कितने होते हैं? 25 और 3 होते हैं 28। तो यानी कि 2800 रुपये क्या आ जाएगा हमारे पास? 2800 रुपये आ जाएगा टोटल ब्याज। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है? एक निश्चित राशि को 10% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। अगर 2 वर्ष के अंत में और 4 वर्ष के अंत में ब्याज दर जो है हमारे पास 400 है, तो राशि कितनी होगी? देखो, आप 10% की बात कर रहे हैं, 10% के लिए 2 साल में कितना ब्याज दर होगा? आप बोलोगे 20%, क्योंकि साधारण ब्याज तो ब्याज दर सेम ही रहती है ना हर साल। अब 10% के हिसाब से 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा? आप बोलोगे भैया 40%। और इनका अंतर कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया 20% आ जाएगा। और ये 20% की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास? 20% की वैल्यू दे रखी है 400, है ना? 20% की वैल्यू क्या दे रखी है? 400। और हमें निकालनी क्या है? 100% की वैल्यू निकालनी है। यानी यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो। ये आ जाएगा 100%। और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 100% की वैल्यू हो जाएगी 2000। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, बात आ गई समझ में? अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखो, 15 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई राशि अपने आप की दोगुनी हो जाती है, स्वयं की कितनी? 4,096 गुना होने के लिए कितने वर्ष की आवश्यकता पड़ेगी? मैंने आपको इस तरीके का क्वेश्चन बताया था। देखो, इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, हमें कुछ नहीं करना, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 15 वर्ष में कितनी हो रही है? 15 वर्ष में 2 गुनी हो रही है। और चाहिए कितनी दुनी दोस्तों? हमें चाहिए कि कितने गुनी? हमें चाहिए कि 4,000 4,900 4,000 सॉरी 4,096 गुनी। आप मुझे बताओ, इसको अगर मैं तोड़ता हूँ तो ये किसके 2 गुना हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया,
ये हो जाएगा आप किसके 2048 के 2 गुना। ठीक है, और अगर मैं इसको और तोड़ता हूं तो ये हो जाएगा 1024 के 1024 के कितने गुना 1024 के। ठीक है, ये हो जाएगा 1024 के 2 गुना। आ रही है बात समझ में कि नहीं आ रही? ठीक है, बात आ गई समझ में। अब मुझे बताओ ये किसकी वैल्यू है, ये हो जाएगी भैया 2 की पावर 10। ठीक है, और इसकी और मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास इतना, यानी कि ये हो जाएगी 2 की पावर 11 की वैल्यू। फिर मैं इसकी 2 से और मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 12 की वैल्यू। ठीक है, अब क्या करते हैं हम इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम इस 15 की मल्टीप्लाई इस घात से कर देते हैं बस। अब इस घात से अगर मैं 15 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 × 12 कितना हो जाएगा, 15 × 12 हो जाएगा 12×5 = 60, और 12 का ना 12 ही हो जाएगा 18, यानी कि 180 दिनों में वो अपने आप की कितनी हो जाएगी, वो अपने आप की हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर लिए गए 75,000 के 3 वर्ष की वार्षिक किस्त कितनी होगी ये बताना। देखो 8% को मैं तोड़ सकता हूँ। 8% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है बताओ। आप बोलोगे भैया 2/25 होती है, यानी मैं कह सकता हूँ कि पहले साल की किस्त का मतलब हो जाएगा 25 से 27। दूसरी हो जाएगी 25 क्योंकि इसका स्क्वायर हो जाएगा। 625 से कितनी हो जाएगी, 625 से हो जाएगी 729। है ना, बात आ गई समझ में। और इसका क्यूब हो जाएगा क्योंकि पहले साल की किस्त क्या हो जाती है, किस्त तो स्क्वायर में क्यूब में चलती है ना। तीसरे साल की क्या हो जाएगी 15,000, कितना हो जाएगा 15,700, 15,625 सॉरी। 25 का क्यूब 15,625 होता है ना, और 27 का क्यूब होता है 19,683। ठीक है, 19,683, तो ये हो जाएंगी किस्त। अब इसको बराबर करने के लिए 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और इसको बराबर करने पड़ेंगे 7 से 29 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ भी 7 से 29 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी दोस्तों, और यहाँ भी 27 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इसको ऐड करोगे ना आप, जब इसको टोटल ऐड करोगे तो ये आएगा 50,000, ये आएगा 50,725। ये हमारा अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रिंसिपल अमाउंट। तो अमाउंट कितनी है बोलो, और ये हो जाएगी किस्त, ये हो जाती है ना किस्त, इंस्टॉलमेंट। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है भैया कितनी, 50,000, 50,725 दे रखी है, 50,725 दे रखी है। और मल्टीप्लाई हमें किस्त चाहिए, तो यानी कि 19,683 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जब इसको आप सोल्व करोगे तो लगभग लगभग जो आंसर निकल के आएगा, जो लगभग लगभग हमारा आंसर निकल के आएगा, वो निकल के आएगा 2910 के आसपास। तो 2910 हमारा इसका आंसर आ जाएगा जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, एक थैले में 305 रुपए की राशि 4:5:7 के अनुपात में है। 25 पैसे, 10 पैसे और 50 पैसे के सिक्के के हिसाब से प्रत्येक के सिक्कों की संख्या बतानी कितनी होगी। आप मुझे बताओ पैसे कितने हैं टोटल, टोटल पैसे हैं 350। सिक्कों का अनुपात कितना है, सिक्कों का अनुपात है 4:5:7। सिक्कों की संख्या कितनी है, ये है 25 पैसे, ये है 10 पैसे और ये है 50 पैसे। आप मुझे बताओ 25 पैसे के अगर 4 सिक्के होंगे तो कितने रुपए बनेंगे, 1 रुपया बनेगा। अगर 10 पैसे के 5 सिक्के होंगे तो कितना बनेगा, आधा रुपया बनेगा, यानी कि 50 पैसे बनेंगे। और 25 या 75, 50 पैसे के अगर 7 सिक्के होंगे तो साढ़े साढ़े 3 रुपये बन जाएंगे। साढ़े 3 में अगर ये जोड़ेंगे 4, 4 और 1 5, यानी मैं कह सकता हूँ कि 5 रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 5 यूनिट की वैल्यू मेरी कितनी हो जाएगी, दे रखी है मुझे कितना, ये दे रखी है। यानी 1 यूनिट की जो वैल्यू हो जाएगी दोस्तों वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी मेरे पास कितनी, 5 छंग 30, 5 गुना 5, 61 हो जाएगी। अब मुझे बताओ आप, 61 हो जाएगी ना। अब आप मुझे बता दो कि सिक्कों की संख्या कितनी होगी, तो सिक्कों की संख्या का अनुपात ये दे रखा है, इस अनुपात में इसकी मल्टीप्लाई कर दो। जब 61 की मल्टीप्लाई 4 में करूंगा तो 224 आएगा, और 244 आएगा, 244 एक में ही है, वही मेरा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, देखो अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, 6.75 गुणा 6.75 गुणा 6.75 माइनस के 4.25 गुणा 4.25 गुणा 4.25 बटे क्या हो जाएगा, 6.25 गुणा 6.25 प्लस 4.25 गुणा 4.25 प्लस 6 दशमलव
ओके ओके ओके, ठीक है। ये हो जाएगा 67.5, 67.5 इस तरीके से। मतलब आप देखोगे, आप एक चीज मुझे बताओ, अगर मैं इन सब में से क्या कर लूं, अगर मैं इन सब में से इन सब को अगर मैं इन सब को अगर मैं इन सब में से 100 कॉमन ले लेता हूँ, देखो 100 कॉमन अगर इसमें से लूंगा ना, तो इसमें 100 की भाग देनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा 6.75, और ये हो जाएगा 6.75। इसी तरीके से ये हो जाएगा 4.25, 4.25, और ये हो जाएगा 6.75 गुणा गुणा 4.25 हो जाएगा। तो इसमें से मुझे 100 कॉमन लेना पड़ेगा। तो अगर मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, 100 कॉमन ले लिया मैंने, 100 कॉमन लिया ना, देखो 100 कॉमन लेने का मतलब है कि 10 की ये बन जाएगा इतना, और इसमें अगर मैं 10 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 67.5 बन जाएगा, फिर अगले 10 की इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 67.5 बन जाएगा। ये मैंने सोल्व करके लिख लिया। बात आ गई समझ में? अब इसको सोल्व करो, देखो ये क्यूब बन रहा है, ये बन रहा है, अगर 100 यहाँ से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो जो ऊपर वैल्यू बन जाएगी ना, अब जो टोटल मेरे पास वैल्यू बन जाएगी वो कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी दोस्तों 6.75 का क्यूब, ठीक है, और माइनस 4.25 का क्यूब, और नीचे हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.75 का क्या, 100 कॉमन लेने के बाद 6.75 का स्क्वायर प्लस के 4.25 का स्क्वायर, और प्लस के हो जाएगा 6.75 गुणा 4.25। जब आप इस स्क्वायर को खोलोगे तो एक वैल्यू तो बनेगी आपकी ये 6.75 माइनस के 4.25, और एक वैल्यू आपकी बनेगी ये, तो ये तो कटी जाएगी आने वाली वैल्यू से, ये बच जाएगी। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा जो बचेगा वो बचेगा ये। अब इसमें से जब माइनस करूंगा मैं तो कितना आएगा, ये बचेगा 2.5, और 2.5 बचे हो जाएगा 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.205। ये हमारे पास उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा डी ऑप्शन। आगे बात समझ में ना? ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपको कराऊंगा जब मैं आपके थोड़े से अलजेब्रा के क्वेश्चन लेके आऊंगा। ये सिंपलीफिकेशन था, ये सिंपलीफिकेशन का क्वेश्चन तो आप कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जो है ना, आपने अगर ये क्वेश्चन बना दिया मेरे पेन उठाने से पहले, तो आप बहुत अच्छी तैयारी में हो। ये सीपीओ 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आए थे आपके 60,244 वाली वैकेंसी का जो री एग्जाम हुआ था उसमें। ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास स्टूडेंट थे उन्होंने गलत किया था, तो आप इसको सही करना। आप देखो क्या आएगा इसका आंसर। इसमें दिया हुआ है भैया 5, इसमें दिया हुआ है 5 गुणा √3, ठीक है, और प्लस ये दिया हुआ है √7.5, बराबर दिया हुआ है 17.32, और दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है हमारे पास, मतलब इसकी वैल्यू हमें बतानी, प्लस अंडर रूट, ये हमें बताना है, ठीक है, बात आगे समझ में, ये हमें बताना है। आप मुझे बताओ जब इसको सोल्व करने जाएंगे तो 5.3 √3 आएगा, 5√3 आएगा, और 5 इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूँ 25 गुणा 3, 25 को 5 ले आऊंगा बाहर तो 5 × 5 √3 आ जाएगा, तो इसको भी तो मैं 5 √3 लिख सकता हूँ। और जब इसको 5 √3 लिख सकता हूँ तो 5 √3 और 5 √3 कितना हो जाएगा, आप बोलोगे भैया 10 √3 हो जाएगा, यानी 10 √3 की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 17.32। और अगर मैं √3 की वैल्यू निकालने जाऊं तो कितना आएगा, 1.732, तो जो यूजुअल उसकी वैल्यू होती है वही आ गई, ठीक है, सिंपल कर लो। अब देखो जब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब 118 की मैं बात करता हूँ तो 118 को किससे काटेंगे बोलो, 12 नंबर 108 होते हैं, और 12 नंबर जब 108 होते हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 4 गुणा 3 लिख सकता हूँ, है ना, 4 × 3 = 12, 12 नंबर 108, तो 9 का तो 3 बाहर आ जाएगा, और 2 का कितना आ जाएगा, 2 का आ जाएगा भैया, कितना बाहर आ जाएगा, 2 का, 2 का आ जाएगा, 4 का आ जाएगा 2 बाहर, ये हो जाएगा √3, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 6√3। अब ये 6√3 अगर मैं लिखूंगा, समझने वाली बात है, देखो ध्यान से समझना है आपको, ये 6√3 लिख दूंगा मैं, 6√3। अब 6√3 में अगर 14√3 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, आप बोलोगे भैया 6√3 में अगर 14√3 जोड़ते हैं ना तो 20√3 आता है, 20√3, और इस 20√3 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ 2 गुणा 10√3,
और 10√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास, 10√3 की वैल्यू 17.32, है। तो 2 गुणा 17.32 और 32 दूनी 64, 17 दूनी 34, तो 34.64 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 4:7, इफ HCF इज 27, देन द सम ऑफ दिस टू नंबर, सम ऑफ दिस टू नंबर बताना है क्या होगा। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो कितना आएगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 11 आएगा, यानी कि 11 यूनिट आएगा मेरे पास। अब 11 यूनिट की वैल्यू मेरे 11 यूनिट आएगा, यानी जो सम इनका वैल्यू का जो सम निकल के आएगा वो यानी कि 11 का मल्टीपल हो जाएगा। इतनी बात आ रही समझ में कि नहीं आ रही, ये हो जाएगा देखो 4.7 है, और 4.7 में जब इसका एलसीएम 26 है, तो अगर मैं इनको ऐड करूंगा तो संख्या 4 प्लस के 7 हो जाएगी, यानी कि 11 का मल्टीपल होगी संख्या। तो इसमें जो भी 11 का मल्टीपल होगा वही आंसर होगा। देखो 11 का मल्टीपल चेक कर लो, ये कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22, 11×6 = 66, यही आंसर है। देखो ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगले प्रश्न की मैं बात करता हूँ। अगला प्रश्न क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 3331 इफ वन ऑफ द नंबर इज दिस एंड HCF ऑफ नंबर इज, इसमें दे रखा दो नंबरों की जो मल्टीप्लाई है, HCF और LCM की जो मल्टीप्लाई है वो कितनी है, वो है 3321। ये HCF और LCM है, और HCF और LCM का मल्टीपल क्या होता है, नंबरों के मल्टीपल के बराबर होता है। तो HCF का हमें मान बताना है, और LCM हमें दे रखा कितना, सॉरी सॉरी सॉरी, हमें बताया हुआ है LCM और HCF जो होता है ना, HCF मल्टीप्लाई LCM जो होता है दोस्तों, वो होता है A×B के बराबर। ठीक है, A×B के बराबर होता है, यानी कि जो नंबर होता है उसी के बराबर होता है। बात आ रही समझ में। तो HCF और LCM का मल्टीपल हमें दे ही रखा है, ये दिया हुआ है गुणनफल इसका, और एक नंबर दे रखा है हमें इतना, मल्टीप्लाई हमें B बताना है कितना होगा। अब एक चीज की आप मुझे बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा, आप बोलोगे भैया इसको इससे भाग दे दो B का मान निकल जाएगा, मैं कहूंगा देने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत क्यों नहीं है, आप देखो इसकी B की वैल्यू ऐसी होगी जिसकी यूनिट की मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट पे 1 आना चाहिए। आप वो तो 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3×9 = 27 आएगा, 7 यूनिट डिजिट पे आएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बात आएगी समझ में। अगर मैं 21 करता हूं तो यूनिट डिजिट पे 9 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अगर मैं 27 करता हूँ, 7×9 = 63, यूनिट डिजिट पे 3 आएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। यूनिट डिजिट पे 1 आना है, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तब आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। बात आ गई, तो बी की वैल्यू जो हो जाएगी वो आ जाएगी